आ गया बेटा तू? जा जल्दी से मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। मनीष खाना खा लेता है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। अरे मनीष बेटा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं अब काम करके थक चुकी हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। मैं तुम्हें कितने दिन से कह रही हूँ, तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ दिनों पहले जो रिश्ता आया था वह भी तुमने ठुकरा दिया। कितनी अच्छी लड़की थी, फिर भी तुमने मना कर दिया। तुम आखिर चाहते क्या हो? आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तुम्हें मेरी कोई फिक्र है या नहीं? मैंने सोचा अगर घर में बहू आ जाएगी तो काम में मेरा हाथ बटा देगी, मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। और अब मेरी उम्र भी हो चली है, पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। इसीलिए बेटा, मैं तुम्हारी शादी करके निश्चित हो जाना चाहती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? माँ, मैंने आपसे कई बार कहा है कि फिलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। सही समय आने पर मैं खुद आपको बता दूंगा। बेटा, अब तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, शादी कर लेनी चाहिए। ये हालात कब तक ऐसे ही रहेंगे? अगर तुम्हें किसी बात की वजह से दिक्कत है तो मुझसे खुलकर बताओ। तुम शादी क्यों टाल रहे हो? कहीं तुम्हारी पसंद की कोई लड़की है क्या? अगर है तो मुझे बता दो, मैं खुद जाकर उसके घर से तुम्हारे लिए हाथ मांग लाऊंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो अभी बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से तय कर दूंगी। अब ऐसे चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो कहो। मनीष थोड़ा हिचकिचाते हुए धीरे से बोलता है। माँ, वह दरअसल एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और वह भी मुझे पसंद करती है। माँ, मैं अपनी शादी उसी लड़की से करना चाहता हूँ। तो बेटा मुझे बताओ, मैं जाकर बात कर रहा हूँ। क्या वह लड़की हमारे गांव की है? और अगर है तो वह किसकी लड़की है? बताओ जरा। वह हमारे जमींदार की लड़की है। कहीं तुम जमींदार की लड़की नैना की बात तो नहीं कर रहे? हाँ माँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। भगवान, क्या करूं इस लड़के का? तुझे पूरे गांव में क्या जमींदार की लड़की ही मिली थी? तू तो अच्छे से जानता है हम कहाँ और जमींदार कहाँ। हम दोनों परिवारों में धरती और आसमान का फर्क है। बेटा, वह जमींदार इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। बेटा, हमारी और उनकी बराबरी ही क्या है? मेरी मानो तो तुम उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो बेटा। माँ, प्यार क्या है? संपत्ति या हैसियत देखकर किया जाता है, वह तो बस हो जाता है। और माँ, नैना भी मुझे उतनी ही पसंद करती है जितना कि मैं उसे। और आप तो नैना को जानती हो माँ, क्या आपको नैना पसंद नहीं? बेटा, यहाँ पसंद का सवाल ही नहीं उठता। नैना बेटी तो बहुत अच्छी है, स्वभाव में बड़ी प्यारी है, लेकिन बेटा, उनमें और हम में बहुत फर्क है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। वह जमींदार किसी भी कीमत पर इस बात के लिए नहीं मानेगा। माँ, मैंने नैना से बात की है और वह अपने पिता से बात करने वाली है। और तुम चिंता मत करो, नैना अपने पिताजी को जरूर मना लेगी। और नैना के पिता भी नैना से बहुत प्यार करते हैं, वह अपने बेटी के लिए मान जाएंगे। पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो नहीं लगता कि वह मानेंगे, लेकिन अगर तू कहता है तो देखते हैं। इधर नैना अपने पिता अर्जुन सिंह से बात करती है। अरे बेटी, आ गई तुम। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी, आज मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया, वह भी बिना मुझसे पूछे। ऐसा क्यों कहती हो बेटी? क्या मैं तुम्हारे लिए यह फैसला अकेले नहीं ले सकता? बेटी, तुम्हारी भलाई किस में है और किस में नहीं, यह मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। और हाँ, तुम मेरे दोस्त राकेश मिश्रा को तो जानती हो ना, उनका ही बेटा रंजीत है। तुम तो उसे जानती हो, मैंने उससे ही तुम्हारा रिश्ता तय किया है। पिताजी, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटी? रंजीत में क्या बुराई है? और इतना अच्छा रिश्ता तुम क्यों ठुकरा रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, बस मैं अब भी शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। रुको बेटी, क्या बात है? मुझे बताओ। जहां तक मैं जानता हूं, रंजीत में कोई बुराई नहीं है,
फिर भी तुम इस रिश्ते को ठुकरा रही हो तो जरूर कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं जानता हूं बेटी, अगर तुम्हारी माँ होती तो यह सारी बातें तुम मुझसे कर लेती, लेकिन तुम्हारी माँ भी मैं हूं और पिता भी। तुम बेहिचक मुझे तुम्हारे मन की बात बता सकती हो। आखिर यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी बेटी आखिर क्या चाहती है। नैना हिचकिचाते हुए अपने पिता से कहती है, वो पिताजी, दरअसल हमारे गांव में मनीष है ना, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पिताजी, मनीष बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है। ये तुम क्या कह रही हो नैना? हमारे गांव का मनीष तुम उस भिखारी से शादी करना चाहती हो? तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? अरे कहां मनीष और कहां तुम दोनों की बराबरी भी नहीं है। और उस मनीष की हिम्मत भी कैसी हुई जो तुमसे शादी करने के सपने देख रहा है? पिताजी, सपना मनीष नहीं, मैं भी देख रही हूँ। पिताजी, मैंने सिर्फ मनीष का स्वभाव देखा है, उसकी अच्छाई देखी है। वह गरीब है या अमीर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रंजीत की बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है रंजीत कैसा लड़का है? भले ही वह आपके दोस्त का लड़का हो, लेकिन एक नंबर का आवारा है। मेरी सहेलियों ने मुझे कितनी बार कहा है कि वह लड़कियों को छेड़ता है, शराब पीता है, और आप ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि वह आपके दोस्त का लड़का है और अमीर है। माफ करना पिताजी, लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। अगर आप मेरी भलाई चाहते हैं तो यह रिश्ता तोड़ दीजिए। अर्जुन सिंह सोच में पड़ जाता है और सोचकर कहता है, ठीक है बेटी, तुझे रंजीत से शादी नहीं करनी तो मत कर, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। लेकिन मनीष ही क्यों? बेटी, वह तुम्हें शादी के बाद आखिर कौन सा सुख दे पाएगा? छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता है, ना पिताजी का साया है और ना ही उनके पास जमीन। हमारे ही खेत में मजदूरी करता है। भला तुम शादी करके उसके साथ कैसे सुखी रह पाओगी? पिताजी, मनीष बहुत मेहनती लड़का है। मैं जानती हूँ आज उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वह मुझे कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होने देगा। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वह मुझे बहुत सुखी रखेगा। पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी खुशी सिर्फ मनीष में है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप खुशी खुशी मेरी और मनीष की शादी करवा दीजिए। मैं आपको नाराज नहीं देख सकती पिताजी। जब तक आप इजाजत नहीं देते हम दोनों शादी नहीं करेंगे। आखिर मेरा आपके सिवा है ही कौन? माँ तो बचपन में ही चल बसी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी खुशी मनीष में ही है तो मैं मनीष से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन बेटी, मेरी एक शर्त है। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें भी मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी। हाँ बोलिए ना पिताजी। बेटी, मैं मनीष की हालत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ जब तक वह तुम्हारे लायक नहीं बन जाता तब तक मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। उसे कहना कि पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, उसके बाद ही मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। और यह सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ बेटी, क्योंकि मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी बस यही इच्छा है। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष से जरूर कहूंगी और वह शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ लेगा। आपने इस शादी के लिए मंजूरी दे दी, यही मेरे लिए बहुत है। सच पिताजी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा पिता मिला। बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बस मनीष मेरी यह छोटी सी शर्त पूरी कर दे, उसके बाद मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। बेटी, मैं इतना कठोर दिल नहीं हूं कि तुम्हारी शादी जबरन किसी और से करवा दूं। अगर इस बात में मेरी बेटी की खुशी ही नहीं है तो मैं क्यों करूं भला? जिसमें मेरी बेटी की खुशी है मैं उसी से मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। आखिर शादी के बाद तुम्हें ही उसके साथ जीवन भर रहना है, मेरा क्या है? तो आज हूं, कल नहीं, इसलिए तुम्हारी थोड़ी चिंता होती है बेटी, और कुछ नहीं। नैना खुशी खुशी मनीष से मिलने जाती है और उसे सारी बातें बताती है। फिर मनीष बोलता है,
सच नैना, तुम सच कह रहे हो। मैं तो बहुत डर गया था। मुझे लगा पता नहीं तुम्हारे पिताजी मानेंगे भी या नहीं, लेकिन आज तुमने यह खुशखबरी देकर मेरा दिल खुश कर दिया। मनीष, पिताजी की एक शर्त है। वह चाहते हैं कि तुम शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। और मनीष, मुझे लगता है पिताजी ने कुछ गलत नहीं कहा। यह तो हमारे भविष्य के लिए ही अच्छा है ना। अगर तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल गई तो फिर हमें कोई चिंता ही नहीं होगी। हाँ नैना, तुम सही कह रही हो। वैसे मैं भी यही सोच रहा था। मैं एक काम करता हूँ, कल ही शहर के लिए निकल जाता हूँ। जैसे ही मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी मैं तुम्हें खबर पहुंचा दूंगा और बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर तो तुम्हारे पिताजी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। वह खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। और तुम चिंता मत करना नैना, मैं बहुत जल्द नौकरी ढूंढ लूंगा। बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। ठीक है मनीष, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी लौट आना। मनीष घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है और अगले दिन शहर जाने की तैयारी करने लगता है। माँ, आप अपना अच्छे से ख्याल रखना, मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। और मैंने नैना से भी बोल दिया है, वह भी आपके पास आती रहेगी और आपका ख्याल भी रखेगी। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। अनजान लोगों के बीच जा रहा है, जरा संभल कर रहना। अगर तुझे नौकरी मिल जाए तो किसी के हाथ संदेश भेजवा देना, नहीं तो खुद आ जाना बेटा। पता नहीं बेटा, तू जा रहा है तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां एक ऐसी रात से जन्म लेती हैं जो कागजों पर नहीं, दिलों पर लिखी जाती है। वो रात जो सबको तो बस एक याद बनकर रह जाती है, मगर किसी के लिए एक ऐसी सजा बन जाती है जिसे वो उम्र भर काटता है। कहते हैं उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवगढ़ में 4 दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही थी। और बारिश भी ऐसी हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान में बादल गरजते और जोर जोर से बिजली चमकती, मानो ऐसा लग रहा था कि आसमान भी किसी पुराने दर्द को रो रहा हो। इसी गांव में मोहन का भी एक छोटा सा घर था, जहां वो अपनी विधवा मां सरस्वती देवी, पत्नी राधा और एक नन्ही सी बेटी के साथ सुकून भरी जिंदगी जीने की कोशिश करता था। बेचारी उसकी मां सरस्वती देवी सीधी सादी, बेहद शांत और सहनशील औरत थी, जैसे इस घर की छाया जो सब पर चुपचाप अपना साया डालती रहती थी। हर वक्त मोहन और उसकी बेटी के लिए दुआ करती और बहू के तानों को भी चुपचाप निगल जाती। मगर वही उसकी पत्नी राधा बिल्कुल उलट थी। बात बात में ताने देना, हर बात में अपना अहम जताना, जैसे घर में उसी का राज चलता हो। उसे ना तो सरस्वती देवी की ममता भरा साथ समझ आता था और ना ही मोहन के दिल की बेबसियां कभी दिखाई देती थी। बात बात पर बहस छेड़ देती और कई बार उस नन्ही सी बच्ची के सामने ही मोहन की मां की गरिमा को ठेस पहुंचा देती और अपमानित कर देती। इस घर में मैं ही तो नौकरानी हूँ। दिन भर तो खुद कुछ करती नहीं, बस चुपचाप बैठी रहती है जैसे कोई देवी हो। अरे इतना ही शौक है पोती से खेलने का तो जरा सब्जी काट कर दिखा दो कभी। मुझसे ज्यादा तो इन बर्तनों की किस्मत चमक रही है, और एक मैं हूँ जिसकी किस्मत में बस चमकने की जगह फूट ही लिखी थी। अरे और कहीं भी ब्याही जाती तो शायद जरा सुकून होता। अरे बहू राधा, सुनती हो बहू, जरा इधर तो आओ। सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने, बहुत तेज भूख लगी है अब तो। कुछ दो खाने को बेटा। ये बुढ़िया भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देती। हर रोज कोई ना कोई बहाना लेकर तंग करती रहती है, लेकिन आज तो इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। क्या चाहती हो अम्मा तुम? एक तो तुम्हारा बेटा खेत पर गया है और अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ मर रहा है। और एक मैं हूं जो दिन रात पिसती हूं, और तुम हो कि बस नाटक पर नाटक करती हो। आज तो तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। बहुत दिन से देख रही हूं, बिना कुछ किए तुम्हारा नाटक चलता रहता है।
ना खाना बनाना, ना कोई और काम करना, बस बैठकर पोती के सामने आंसू बहाना। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जिसे पैदा किया उसी के भरोसे रहो। अब बेचारी सीधी सादी सरस्वती देवी की आंखों में जब राधा की बातों की तलखी गूंजने लगी तो उनकी आंखें नम हो गईं और बिना कुछ कहे ही आंसू बहने लगे। माँ, दादी को भूख लगी है, उन्हें कुछ दे दो ना। चुप हो जा सुहानी, तू नहीं समझेगी यह सब नाटक है इस बुढ़िया का। दिन भर मेरे सर पर चढ़ी रहती है ये। राधा, इतनी बड़ी हो गई तू कि आज मेरी भूख भी तुझे बोझ लगने लगी। जिस घर में तुझे बेटी बनाकर अपनाया, उसी घर में आज माँ जैसा दर्जा भी नहीं रहा मेरा। याद है जब पहली बार इस घर में कदम रखा था तूने? तेरे हाथों में मेहंदी थी, आंखों में सपना और मेरी गोद में रोटी की थाली थी। तूने सिर झुकाया था मेरे आगे और मैंने सिर उठाकर गर्व किया था कि बहू नहीं, बेटी मिली है मुझे। बेचारी सरस्वती देवी यह सब कहते कहते टूट सी गई थी। उनकी कांपती आवाज के साथ साथ आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे, जैसे हर एक शब्द उनकी आत्मा का एक हिस्सा बहा ले जा रहा हो। इधर बारिश अब अपने चरम पर थी, मानो आसमान भी अब थक चुका था और उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बादल गरजते नहीं, कराह से लग रहे थे, जैसे वो भी किसी पुरानी चोट की टीस में डूबे हों। और उसी वीराने में गांव के कोने में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मोहन खड़ा था, अकेला, भीगा हुआ, चुपचाप। उसके चेहरे से बूंदें गिर रही थीं, पर कोई नहीं कह सकता था कि उनमें से कौन सी बूंद बारिश की थी और कौन सी उसकी आंखों की। बारिश बिना पता नहीं कब थमेगी। सुबह से कुछ खाया नहीं माँ ने। राधा ने कुछ खिलाया होगा या नहीं? मोहन उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बारिश में भीगा हुआ चुपचाप खड़ा था। बाहर गरजते बादल थे और भीतर एक घुमड़ता हुआ तूफान। मां की भूख से कांपती आवाज, राधा की कटाक्ष भरी चीखें और सुहानी की मासूम डरी हुई पुकार, सब एक साथ उसकी आत्मा को छील रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिल में कुछ बाहरी सा फंसा हो, जो बाहर नहीं आ रहा, बस भीतर ही भीतर उसे डुबो रहा था। तभी उसी कच्चे रास्ते से भीगता हुआ उसका दोस्त हरिया गुजर रहा था, जिसके कपड़े पानी से लथपथ थे, कदम कीचड़ में धंसे थे, लेकिन आंखें जैसे दूर से ही मोहन का दर्द पड़ रही थीं। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमारे आंसुओं की आवाज बिन बोले सुन लेते हैं, भले ही हम कुछ कहे ना हो। मोहन, ओ मोहन, इधर क्या कर रहा है रे? बारिश में भीगा हुआ, चल घर चल, बीमार पड़ जाएगा रे। क्या बात है रे भाई, ऐसे चुपचाप खड़ा है जैसे किसी ने पूरी दुनिया छीन ली हो तुझसे। माँ ठीक है ना? हरिया, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया और ऊपर से यह बारिश जैसे मुझे घर ही ना जाने दे। मैं तो निकला था सुबह खेत से कुछ सब्जी तोड़ने, लेकिन भाई खेत में तो इतना पानी भर गया है कि पैर रखो तो घुटनों तक धंस जाता है। कुछ समझ नहीं आया, बस यूं ही चला आया यहाँ। तेरी हालत देखकर तो लगता है तू खेत में नहीं, अपने ही घर में डूब रहा है रे। क्यों रे, राधा ने फिर कुछ कहा क्या माँ को? क्या बताऊं हरिया, हर रोज वही बात। माँ बस 2 रोटी मांगती है और राधा ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसके सीने पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। अब तू ही बता हरिया, मैं कहाँ जाऊं? रे मोहन, अब और चुप मत रह। तू जो चुप है ना, वो चुप्पी माँ को खा रही है और तुझे भी अंदर ही अंदर तोड़ रही है। कभी सोचा है उस बुजुर्ग माँ को भूख से ज्यादा क्या तकलीफ देती है? तेरी चुप्पी, वो हर ताना सुनती है, हर अपमान सहती है, बस इसलिए कि तू कुछ बोलेगा। पर तू तो बस ये बारिश देखता रह जाता है। मोहन, तू बेटा है उनका, बोलना तेरा हक और फर्ज दोनों है। मुझे डर नहीं लगता हरिया, पर पता नहीं क्यों जब माँ की आंखों में आंसू देखता हूं तो मेरी आवाज गले में ही अटक जाती है। अब सोच लिया है, आज कुछ तो कहूंगा राधा से। माँ को अब और कुछ नहीं सहने दूंगा। अब फिर 2 दोस्त, एक टूटे हुए बेटे की तरह और दूसरा उसे संभालने वाले भाई की तरह।
उस भीगी हुई आधी रात में घर की ओर लौट पड़े। कहते हैं इंसान की चुप्पी कई बार इतना कुछ बिगाड़ देती है जो शोर भी नहीं संवार सकता। और उस रात जब मोहन अपनी आत्मा का तूफान लिए लौट रहा था, तब तक घर के भीतर एक और तूफान आ चुका था, जिसका शोर ना कोई सुन पाया और ना कोई देख पाया। घर के भीतर बरामदे में अब भी बारिश की बूंदें थपथपा रही थीं। सरस्वती देवी एक कोने में सहमी हुई बैठी थी, भीगे से पैर, कांपती देह और सूख चुकी आंखों के साथ। उनकी पोती सुहानी भी उनके पास बैठी थी। दादी की हथेली को अपने नन्हे हाथों में पकड़कर पूछ रही थी, दादी कुछ खा लो ना, आप सुबह से भूखी हैं। रुकिए, मैं कुछ ला कर देती हूँ। अब सरस्वती देवी ने एक थकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटी। पर दादी, आप ऐसे कब तक भूखी रहेंगी? मम्मी ने कुछ नहीं दिया ना आपको? डांटा ना? नहीं बेटी, तेरी मम्मी ने नहीं डांटा, बस जिंदगी ने थोड़ा सा चुप करा दिया है। कभी कभी जब अपना ही घर पर आया लगने लगे ना, तो भूख भी चली जाती है। दादी, अगर मैं आपकी बात सुनूं तो मम्मी डांटती है, और अगर मम्मी की सुनूं तो आपका दिल दुखता है। मैं क्या करूं? सरस्वती देवी एक पल को चुप रहीं, फिर धीरे से अपनी कांपती उंगलियों से सुहानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू तो मेरी रोशनी है बेटी, तेरे बिना तो ये अंधेरा और भी गहरा लगता है। तू चाहे जिसकी भी माने, मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तू हर वक्त सच्चाई के साथ खड़ी रहे, चाहे वह किसी की भी हो। अब सुहानी की आंखें भर आईं। उसने दादी के गले लगकर कहा, मैं हमेशा आपकी रहूंगी दादी, मैं वादा करती हूँ। आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। आप कहें तो मैं खुद बनाकर लाऊंगी रोटी। सरस्वती देवी की आंखों से अब सिसकियां निकलने लगीं। वो चुपचाप सुहानी को गले लगाकर बैठी रहीं, मानो उस नन्ही बच्ची की गोद में बैठा उनका टूटता विश्वास थोड़ी देर को फिर से जी उठा हो। बाहर बारिश की कुछ बूंदें छत पर टपक रही थीं और भीतर एक मासूम सी बच्ची अपने शब्दों से उस घर की दरारों को भरने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें दुनिया रिश्ते कहती है, लेकिन कभी कभी वही रिश्ते भूख से भी ज्यादा तकलीफ दे जाते हैं। इसी मौन में एक रिश्ता आज फिर बोल उठा, बिना बोले। राधा भीतर से एक थाली पटकते हुए आई, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में नफरत और स्वर में झरली। बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाएगा मुझसे। तंग आ गई हूँ इस बुढ़िया के नाटक से। हर रोज वही कहानी, भूखी हूँ, थकी हूँ, बीमार हूँ, और तू चुपचाप बैठी रहती है जैसे कोई महारानी हो इस घर की। सरस्वती देवी उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका कमजोर देह अब जवाब दे चुका है। राधा बेटी, ऐसे क्यों बोल रही है तू मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मत कहो मुझे बेटी, बहुत सुन लिया यह मीठा झड़ तुझसे। तूने क्या बिगाड़ा है? पूरी जिंदगी बिगाड़ दी मेरी। ना चैन से जीने देती है, ना मरने देती है। सुहानी डर के मारे कोने में सिमट गई। उसकी मासूम आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मम्मी प्लीज, दादी को कुछ मत कहो, वो किसी को कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती हैं। तू क्या जाने सुहानी, ये बुढ़िया कैसे चालें चलती है। रामू को अपने वश में कर रखा है और अब तुझे भी बहका रही है। भगवान के लिए कमला, मेरी पोती को तो मत बिगाड़। माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना ही काफी नहीं होता, थोड़ा सा प्रेम भी देना पड़ता है। ओह, तो अब तू मुझे माँ बनना सिखाएगी? बस बहुत हुआ। आज से ना तू मेरी माँ है, ना रामू की माँ, और ना ही इस घर का हिस्सा। अब राधा ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक खून से जुड़ा रिश्ता उस बरसती रात में कीचड़ की तरह रौंद दिया। राधा ने भीतर से सरस्वती देवी का पुराना गठरी वाला बस्ता उठाया, जिसमें उनकी कुछ पुरानी चिट्ठियां, मोहन का बचपन का जूता और 2-3 तस्वीरें थीं, और उसे बाहर फेंक दिया। निकालो इस घर से अपने पैरों को, और हाँ, जो तेरे कपड़े हैं ना, वो वहीं सड़ने दो। तू इस घर की किसी चीज के लायक नहीं है। बेचारी सरस्वती देवी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक गहरा मौन था, जैसे आत्मा पर पत्थर गिरा हो। उन्होंने सुहानी की ओर देखा और फिर आसमान की ओर,
शायद इस बारिश को मेरी ही कहानी सुनानी थी। इस भीगती रात को पता था कि आज एक माँ अपने ही बेटे के घर से बेघर कर दी जाएगी, और वह भी उस बहू के हाथों जिसे कभी अपने आंचल में छुपाकर भगवान से बढ़कर माना था। और फिर उस टूटी हुई औरत ने अपनी पोटली उठाई, बारिश में भीगे आंचल को थोड़ा संभाला और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से जाने लगी। दादी मत जाओ ना प्लीज, मैं मम्मी को मना लूंगी, पापा भी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ना बेटी, कभी कभी ठीक होने के लिए बिखरना जरूरी होता है। मुझे जाना होगा ताकि तू समझ सके कि प्यार हमेशा साथ नहीं होता, पर उसकी छाया हमेशा दिल में रहती है। इतना कहकर वह चली गई, चुपचाप बिना शोर किए, जैसे एक पुरानी कहानी खत्म हो गई हो। थोड़ी देर बाद बरसात में लथपथ मोहन और हरिया घर के दरवाजे पर पहुंचे। माँ कहाँ हो? मोहन के लाख आवाज लगाने पर उसकी मां दरवाजे तक नहीं आई। तभी सुहानी उसके पास आई और बोली, पापा, मम्मी ने दादी को निकाल दिया। क्या क्या कह रही है तू? तभी राधा भीतर से निकलती है। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को घर से निकाला क्योंकि यह घर कोई वृद्धाश्रम नहीं है मोहन। तेरी माँ अब इस घर के लायक नहीं थी। मोहन अब तक भीग चुका था, बाहर से भी और भीतर से भी। हरिया एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, जैसे गवाह बन गया हो एक अपराध का। राधा, आज तूने जो किया है वो सिर्फ एक माँ को नहीं निकाला, तूने मेरी आत्मा को घर से बाहर फेंका है। जिस घर की नींव माँ की चुप्पी और दुआओं पर खड़ी थी, उसे आज तूने लात मार दी। बहुत भावुक भाषण दे रहे हो मोहन। क्या करोगे अब? माँ को वापस ले आओगे या मुझे निकाल दोगे? आज तूने विकल्प नहीं छोड़ा राधा। अब मैं तुझे नहीं खुद को जवाब दूंगा। मैं माँ को ढूंढ कर लाऊंगा, और अगर तूने रास्ता रोका तो याद रख, इस घर की नींव एक माँ ने रखी थी, बहू ने नहीं। चल मोहन, देर मत कर, शायद सरस्वती माँ ज्यादा दूर न गई हो। अब मोहन और हरिया गांव की गलियों में मां को ढूंढने निकल पड़े। कहते हैं कभी कभी जिंदगी की सबसे लंबी रात वह नहीं होती जो घड़ी में बीत जाती है, बल्कि वह होती है जो दिल में ठहर जाती है। उस रात मोहन की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वह मां को ढूंढने निकला था, लेकिन खो बैठा था खुद को। बारिश अब कुछ धीमी पड़ चुकी थी। गांव की गलियां कीचड़ से भरी थीं, मगर मोहन के पैरों को न रुकने की फुर्सत थी, न आराम की जरूरत। हर मोड़, हर चौपाल, हर मंदिर, हर खंडहर, वो सब देख चुका था। माँ, अम्मा, कहाँ हो तुम? एक बार, बस एक बार आकर कह दो कि ठीक हो, फिर जो सजा दोगी मंजूर है। मोहन भाई, चल थोड़ा बैठ जा, इतनी देर हो गई, सब रास्ते देख लिए, माँ कहीं नहीं है। मत बोल ऐसा हरिया, माँ कहीं नहीं गई। माँ मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। लेकिन उस रात शायद मां चली गई थी, या शायद मां को ले लिया गया था उस चुप्पी ने, जिसे राधा ने रिश्तों के दरवाजे पर पटक दिया था। मोहन, कुछ रिश्ते अगर समय पर बोलते नहीं तो हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। मोहन की आंखें सूनी थीं। रात भर खोजते रहे, मंदिर से लेकर नदी किनारे तक, लेकिन मां जैसे हवा में घुलकर कहीं गायब हो गई थी। और अब जब सूचना मिली तो लगा जैसे उसका पूरा वजूद ही ढह गया हो।